आज हम लोग करंट अफेयर का सीरीज हम लोग देखेंगे। यह जो इम्पोर्टेंट है, जो आने वाला 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड है, क्योंकि उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो सीरीज है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाए तब तक हम लोग इस सीरीज को चलाते हुए रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा दिन बचा नहीं। 21 सितंबर है, हालांकि वो डेट आज ही बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 30 कर दिया गया, तो ज़्यादा दिन का डिफरेंस नहीं है। तो ये 67 बीपीएससी में जो प्रश्न पूछा गया था उससे रिलेटेड है, तो उन बिंदुओं पे भी हम लोग चर्चा करेंगे प्रीवियस ईयर का, और जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और बृहद क्राइटेरिया को भी देखते हुए चलेंगे। तो देखा जाए, पहला है फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का मंत्र किसके द्वारा दिया गया था। यह दिया गया था ऑप्शन में है मोदी, अमित शाह, हर्षवर्धन। तो यह जो आपको लग रहा होगा शायद हर्षवर्धन, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री तो फिट इंडिया मूवमेंट हर्षवर्धन नहीं, वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा दिया गया था। कब? 2000 अगस्त 2019 में फिट इंडिया मूवमेंट शुरू की गई थी। हालांकि इसका 2.0 भी लॉन्च कर दिया गया 2021 में। इसके लिए ओलंपिक संघ, राष्ट्रीय खेल एवं सरकारी अधिकारी के निजी निकाय तथा प्रसिद्ध फिटनेस हस्तियों को इसमें भी शामिल किया गया। और आपको हम बता दें, लेटेस्ट हाल में अगर देखा जाए तो एक और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो कार्य किया गया है, जो दिल्ली का स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम है, वहाँ पर शतरंज ओलंपियाड का ऐतिहासिक मिसाल रिले शुभारंभ किया गया। इस मिसाल को 40 देशों में 75 शहरों में ले जाया गया है। तो आप ध्यान में रखेंगे, शतरंज ओलंपियाड, जो शतरंज ओलंपियाड है, वो अपने आप में पहला मिसाल है यह भारत के लिए, जो शुरू किया गया है। भारत के कौन सा स्टेडियम? वो दिल्ली का इंदिरा गांधी स्टेडियम। नेक्स्ट हम लोग 105 में देखते हैं कि विजय राजमाता जो विजय राजे सिंधिया है, 100वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री ने जारी किया था। जो इनका 100वां जन्मदिन था, उन पर इनके द्वारा 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया था। और उसके बाद और भी काम किया गया मोदी के द्वारा सिक्के जारी करने में। जैसे बात की जाए, इस्कॉन के जो संस्थापक थे स्वामी प्रभुपाद, उनके क्या किया गया है, जयंती पर 125वें जयंती पर 125 रुपये का सिक्के भी जारी किया गया था। और लेटेस्ट अगर अभी हाल में देखेंगे तो केंद्र सरकार के द्वारा जो कोऑपरेटिव मंत्रालय के आइकॉनिक बिग समारोह था, उसमें 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये तक के सिक्के जारी किए गए। जो 20 रुपये के सिक्के जारी किए गए, उसमें मुख्य रूप से जो है वह गोल नहीं हुआ, पॉलीगन उसका साइज रखा गया। इस सिक्के में अशोक स्तंभ के सेट देखने को मिलेंगे, और इसमें सिल्वर और ब्रॉन्ज का उपयोग किया गया है। तो यह भी ध्यान में रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। 106 में देखिए, किस राज्य के लघु वृत्त चित्र ची लूपो ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार देखा। देखिए, ये लघु चिप है कि शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के क्षेत्र में लघु चिप, तो वो कहाँ के थे? वो थे अरुणाचल प्रदेश के थे व्यक्ति थे, वही फिल्म निर्माता थे। नाम क्या था? केजंग डी थोंगडोंग को, उन्हीं को मिला, वो अरुणाचल प्रदेश थे। तो अभी हम लोग ये भी जानेंगे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार कितना मिला है, किन किन लोगों को दिया गया। हालांकि 2018 में तो अमिताभ बच्चन को मिला, और 2019 में रजनीकांत को दिया गया। 2019 में उन्हें मिला, लेकिन ये जो प्रदान किया गया कुछ समय बाद, यानी 2021 में दिया गया, कुछ समय के बाद दिया गया। तो हम लोग जानेंगे कि लगभग वही 25 अक्टूबर या 3 मई के बीच में, जो उस समय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर थे, वो दिए गए थे। हालांकि अभी सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के हाथ में है, क्योंकि 2021 में जुलाई में कुछ कैबिनेट मंत्री को चेंज किया गया था, प्रधानमंत्री, वो आपको पता ही होगा। तो आप ध्यान में रखेंगे कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, वो क्या किया गया, 2019 का रजनीकांत को दिया गया। और उस दिया गया, वो किया गया था, ऐलान तो 19 में ही कर दिया गया था, लेकिन दिया गया 2021 में दिया गया। तो ध्यान में रखेंगे। और हम लोग कुछ और भी जान लेते हैं, जैसे ये फिल्म के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे दादा साहब फाल्के, तो इसमें आप यह भी ध्यान में रखें कि इसमें जो जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसको सर्वोच्च माना जाता है फिल्मी जगत का, सिनेमा जगत के विकास और उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ये 10 लाख रुपये राशि दी जाती है, स्वर्ण कमल का फूल दिया जाता है। और साथ में ये भी जानेंगे कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे माना गया। तो वो मलयालम फिल्म है मरक्कर को दिया गया, जिसमें अभिनेता मनोज बाजपेयी थे, अभिनेत्री कंगना रनौत थी। यह भी ध्यान में रखेंगे। जो 2067वां फिल्म फेयर पुरस्कार उस समय जो आयोजित होता है, वो आप एक बार देख लीजिए कहाँ आयोजित होता है। तो जो इंपॉर्टेंट था, हमने चर्चा किया, एक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार होता है, वह दिया जाता है हॉलीवुड के प्रतिष्ठित फिल्म हस्तियों को दिया जाता है। हॉलीवुड का प्रतिष्ठित फिल्म है, इसका जो वितरण है वह किया गया था। जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा फिल्म था, हुआ था द पावर ऑफ द डॉग, दिया गया था, अभिनेता विल स्मिथ थे, अभिनेत्री बिग द रिकॉर्ड से था। तो ये था गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। उसके बाद है बाफ्टा पुरस्कार, भी ये ब्रिटेन में दिया जाता है। ये ब्रिटेन में जो बाफ्टा पुरस्कार है, ऑस्कर के बाद ही दिया गया था। तो बाफ्टा का अर्थ ही होता है BAFTA, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमालैंड को दिया गया, और ऑस्कर भी नोमालैंड ही देखेंगे। देखिए, नोमालैंड काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि नोमालैंड में एक अमेरिकी विधवा का जीवन उल्लेख किया गया, किस तरह से उसका पति मर जाता है, तो उसका जो घर द्वार होता है वो सभी चला जाता है, तो किस तरह से फिर वो क्या करती है, पूरा जो अपना लाइफ है, पूरा लाइफ काटती है एक मारुति वाहन में, यानी ये
गाड़ी पर वही होता है, उस पे पूरा ज़िंदगी वो व्यतीत करते, काफ़ी आकर्षक है, तो इसलिए इसको ऑस्कर भी दिया गया। उसके जो ऑस्कर में अभिनेता जो था उन्हें जो दिया गया था, अभिनेता का नाम था वह एंथनी हॉपकिंस। हालांकि एंथनी हॉपकिंस इनके अभिनेता नहीं थे, किसके, नोमैनलैंड के नहीं थे, वो फिल्म ऑफ द फादर के थे। अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडोर की, वो नोमैनलैंड की अभिनेत्री थी। तो ये था कुछ हम लोगों ने जाना। और साथ में ये भी ध्यान में रखिए कि तो राष्ट्रीय तो देख लिया, 66वां फिल्मफेयर पुरस्कार ये हुआ था मुंबई में, शायद राष्ट्रीय फिल्म गोवा में हुआ होगा, एक बार आप देख लेंगे। 66 फिल्म फेयर पुरस्कार ये हुआ था मुंबई में हुआ था। इसके अभिनेता इरफान खान और अभिनेत्री तापसी पन्नू को दिया गया था। ये कुछ चर्चा था फिल्म जगत के बारे में, हम लोगों ने चर्चा कर लिया। 27 में 107 में देखिए, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान ऐप लॉन्च किया? तो उस समय जो प्रश्न पूछा गया था 66 में जो एग्जाम हुआ था, वह 2020 यानी 27/12/2020 को हुआ था। उसमें है तो उस समय जो ये लॉन्च किया गया था HDFC के द्वारा किया गया था। कुछ और भी हम लोग जान लेते हैं कि क्या और भी ऐप है। जैसे बात की जाए, एक युवा ऐप है जो येस बैंक के द्वारा ग्राहकों को संपर्क रहित बनाने के लिए, फिर मनी ऐप RBI के द्वारा, फिर MSME द्वारा सिडबी, MSME जो सक्षम एक निकाला गया सिडबी के द्वारा MSME के वित्त और ऋण की सुविधा को देने के लिए। इस तरह के कुछ ऐप भी क्या किए गए, लॉन्च किए गए। उसके बाद अब हम लोग जानते हैं, जैसे और भी एक हाल ही में देखिए कि कृषि मंत्री जो नरेंद्र तोमर हैं, वो किसानों के लिए एक सुपर ऐप लाने की बात कर रही हैं। मार्च 2022 तक लॉन्च करने की बात थी सुपर ऐप, जिसमें किसानों को काफ़ी सहयोग मिलेगा। 107 के बाद 108 में हम लोग आते हैं। 108 में कह रहा, भारत ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण का सुविधा प्रारंभ किया? काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। तो हालांकि 2020 में एग्जाम हुआ था, तो उस समय जो कोविड-19 का सबसे पहला परीक्षण दिल्ली के एयरपोर्ट इंदिरा गांधी में यह स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में कह रहा है, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था? वो अंबाला एयरबेस पर उतारा गया था। जो इसका जो 21 जो राफेल विमान था, उसका पहला स्क्वाड्रन अंबाला पर और दूसरा स्क्वाड्रन जो ऑपरेशन तैयार किया गया था, वह पश्चिम बंगाल के हसीमारा एयरबेस पर किया गया था। तो ये भी देखेंगे, फर्स्ट स्क्वाड्रन वहाँ, सेकेंड स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हसीमारा। नेक्स्ट देखिए 110 में, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? करा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन का समिति अध्यक्ष, तो वह है नीतू डेविड। नीतू डेविड को चुना गया था। वह पहले भूतपूर्व स्पिनर भी है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की रह चुकी है। तो आपको ध्यान में रखा, महिला क्रिकेट टीम के भी जो कप्तान है ये कौन है, हरमनप्रीत कौर है भी वो। और फिर और ये भी ध्यान में रखेंगे, जैसे BCCI का जो अध्यक्ष है वो सौरभ गांगुली है। और एक जो काफ़ी चर्चा में बने हुए रहते हैं, वो अजय शाह, जो अमित शाह के बेटे हैं, वो BCCI के सचिव हैं। तो ध्यान रखिएगा, हो सकता है प्रश्न पूछ दिया जाए और आप गलत मार्क के आंसर आ जाए। नेक्स्ट 11 में देखिए, महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? काफ़ी अच्छा प्रश्न, ये 2020 का था। तो 2020 को हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे, वह 2021 और 2022 जानेंगे। देखिए 2021 में जो पुरुष में जो बात की जाए, वह जो है, जैसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता, ऑस्ट्रेलियन के बाद फ्रेंच ओपन होता, विंबलडन होता और लास्ट में अमेरिकन होता। तो जो ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन, ये तीनों में नोवाक जोकोविच पुरुष में लिए हैं। तो आद करना नहीं, सर्बिया के। और अमेरिकन में जो है वह कौन है, डेनियल मेदवेदेव, जो रूस के हैं, वो लिए हैं। अगर महिला की बात की जाए, तो महिला में 2021 में तो वह नाओमी ओसाका ली है। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि ओपन US टेनिस, US टेनिस मुख्यतः जो है जाड़े के समय में ही होता है, अगस्त से सितंबर के बीच में होता है। तो इस समय एग्जाम हुआ था कब, 12 को हुआ था। तो यानी US टेनिस अभी एग्जाम हो रहा है, सितंबर में हो रहा है। तो अब सितंबर में कौन सा मुख्यतः हो जाता है, विंबलडन होता है, जून से लेकर जुलाई के बीच में हो जाता है। तो संभावना है कि विंबलडन भी आ सकता है आपको। तो आप ध्यान में रखें कि 2021 का जो विंबलडन है, वो महिला में कौन जीती, एश्ले बार्टी जीती है। तो पहला ऑस्ट्रेलियन आता है, उसके बाद फ्रेंच आता है। तो नाओमी ओसाका तो हम लोगों ने जाना कि 2021 में वो कौन सा जीती है, वो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती है। और दूसरा है जो बार बार क्रेंज है, तो बार बार जो क्रेंसियोको है, जो चेक गणराज्य की है, वो कौन जीती है, वो जीती है ऑस्ट्रेलियन के बाद फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच जीती है। और तीसरा में जो विंबलडन की चर्चा की, एश्ले बार्टी। और फिर अमेरिका की बात की जाए, अमेरिकन US ओपन की, तो वह एम्मा रादुकानु। तो ये ध्यान में रखिएगा। इस तरह से हम लोगों ने चारों के बारे में जाना, ऑस्ट्रेलियन जाना, फ्रेंच जाना, विंबलडन जाना, US जाना। तो हम लोगों ने देखा कि US में कौन 2021 में जीता था, वह एम्मा रादुकानु, जो ब्रिटेन की थी। तो एम्मा रादुकानु। उसके बाद US से जस्ट ऊपर आ जाइए तो विंबलडन में एश्ले बार्टी। उसके बाद फ्रांसीसी, क्योंकि ध्यान में रखना, हो सकता है प्रश्न पूछ दिया। और 2022 में बात की जाए, तो आपको अगर बात की जाए किसका, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और उसके बाद फ्रेंच होता है। तो ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच दोनों पुरुष में जो है राफेल नडाल ही लिए, जो स्पेन के हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, राफेल नडाल दोनों। और बाकी जो विंबलडन है वह नोवाक जोकोविच जीता, और अभी तो शायद अमेरिकन हुआ नहीं है। उसके बाद फिर देखिए महिला में कौन है, जो अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन तो एश्ले बार्टी। उसके बाद फ्रांसीसी ओपन में ईगो स्वेतिक पोलैंड की है, ईगा स्टेविक, वो ध्यान में रखिएगा। वो कौन सा जीती है, वो जीती है
फ्रेंच फ्रेंच ओपन, और उसके बाद जो विंबलडन ओपन हुआ वो है एलिना रिवाकिना जीती है। तो संभावना है 2022 का जो है कौन सा है विंबलडन पूछा जा सकता है। तो 2021 में तो एस्ले बार्टी थी और 2022 में कौन है, एलिना रिवाकिना। तो ये था क्रम जो हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट 112 में देखिए जाए, 112 में कह रहा है 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान रहा। देखिए लंदन मैराथन के उस समय जो प्रथम रहता है वह कौन है, सूरा किटाट होता है, तो अब ध्यान में रखिएगा। और उप विजेता शायद वो रहती है, वो एलियन किपचोग रहती है। तो वो 2020 का था। तो अभी हाल में 2022 में जो एग्ज़ाम होगा उसमें से अभी लेटेस्ट जो ख़त्म हुआ है वो जैसे अभी हो गया, कौन सा हो गया आप बात करें हम लोग, तो ये हो गया राष्ट्रमंडल खेल अभी जस्ट बर्मिंघम में संपन्न हुआ है। तो उसमें हम लोगों ने जाना कि किस तरह से भारत जो है वह 66 पदों के साथ कितना चौथे स्थान पर रहा है। तो ये था क्रम जिसके पहले हम लोगों ने देखा 2018 में 66 पदक था, 2022 में 61 पदक था। 66 नहीं 61 पदक था, जिसमें हम लोग जानेंगे कि कितना है, 22 स्वर्ण था, 16 रजत था और 23 कांस्य था। तो ये था जो अभी हाल ही में लेटेस्ट जो खेल हुआ है, कौन सा हुआ है, राष्ट्रमंडल खेल, जिसमें भारत का काफ़ी अच्छा बोलबाला रहा है क्योंकि इसमें निशानेबाजी को हटा दिया गया था और पहले निशानेबाजी में 5 से 6 गोल्ड मेडल भारत लिया था। तो इसके कारण थोड़ा अंतर गोल्ड मेडल में देखने को मिल गया। रेसलिंग में सबसे ज़्यादा 6 गोल्डन पदक लिया। पहला ओलंपिक जो का ये स्वर्ण पदक जीतने वाली थी, मतलब पहला जो स्टार्ट की मीराबाई चानू की। उसके बाद पैरा ओलंपिक में है ये सुधीर है, तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। तो ये था हम लोगों ने जाना कि हाल में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ उसमें से किस तरह से भारत है जो टोटल कितना 61 पद के साथ कौन सा स्थान पर रहा है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि जो गोल्ड है उसमें से 22 गोल्ड है, उसके बाद 16 रजत है और 23 कांस्य है। ये क्रम हम लोगों ने जाना। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग ओलंपिक के बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि ओलंपिक में भी काफ़ी योगदान होता है, बहुत बड़े स्तर पर होता है, पूरे देश इसमें भाग लेते हैं। राष्ट्रमंडल में तो वही होता है जहाँ जहाँ इंग्लैंड उपनिवेश किया था वहीं के मैक्सिमम कंट्री जो हैं, लेकिन जो ओलंपिक होता है पूरे वर्ल्ड के होते हैं। तो उसमें काफ़ी निराशाजनक है, उतना नहीं है। जिसमें हम लोगों ने देखा था ओलंपिक में कितना है, मात्र 7 पदक लिया, जिसमें एक तो नीरज चोपड़ा हो गए, 2 रजत हो गया और 4 कांस्य हो गया। ये क्रम था पैरा ओलंपिक में, हालांकि इससे ज़्यादा प्रदर्शन रहा है। जो हुआ था कब हुआ था, वो हुआ था टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसमें देखें हम लोग किस तरह से प्रदर्शन किया गया। तो आप ध्यान में रखेंगे, हालांकि वो डिले होना था तो 20 में, तो जिसमें हम लोगों ने देखा पैरा ओलंपिक में 19 पदक, 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य। तो ये था क्रम कि पैरा ओलंपिक में 5, 8 और 6 का क्रम था, जिसमें टोटल 19 जीता गया ये पैरा ओलंपिक। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में जाना, साथ में ओलंपिक की भी चर्चा हम लोग कर लिए क्योंकि ओलंपिक अपने आप में भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नेक्स्ट 113 में देखिए 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। तो 2020 में MS धोनी के साथ सुरेश रैना ने घोषणा कर दी। हालांकि 2021 में अगर बात की जाए तो 5 खिलाड़ियों ने क्या किया है, संन्यास का घोषणा किया है, जिसमें एक पार्थिव पटेल भी हैं। ये टोटल है, ध्यान में रखेंगे। अब देखिए हरभजन सिंह 2021 में ये घोषणा किए थे। रोहित शर्मा तो अभी खेल ही रहे हैं, कैप्टन है भारत के। नेक्स्ट 114 में देखिए हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देखिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जो अध्यक्ष हैं वह परेश रावल को नियुक्त किया गया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा क्या है, यह भारत में स्थित एक थिएटर प्रशिक्षण संस्थान है, नाट्य प्रशिक्षण अकादमी। यह जो है संस्कृति मंत्रालय में भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संस्था था। 1959 में इसे संगीत नाटक अकादमी द्वारा स्थापित किया गया। फिर 1975 में इसे क्या कर देगा, स्वतंत्र कर दिया गया। इसके अध्यक्ष अभी प्रवेश रावल हैं और निदेशक जो है सुरेश शर्मा है। तो ये ध्यान में रखेंगे, परेश रावल प्रेजेंट 2020 में हुए थे और अभी तक बने हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे 115 में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO, जिसे हम लोग इंग्लिश में शॉर्ट में DRDO भी कहते हैं। तो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के प्रमुख उस समय तो सतीश रेड्डी थे, क्या अभी भी है, नहीं, अभी DRDO के जो सदस्य हैं वो समीर बी कामत हैं, अभी बने समीर बी कामत बने, और इसरो के जो हैं वो S सोमनाथ हैं। तो ये दोनों ध्यान में रखेगा। DRDO के कामत जी हैं, कौन कामत, समीर वी कामत, और इसरो के जो हैं वह सोमनाथ हैं। तो ये दो था जो हम लोग ये भी ध्यान में रखेंगे। 115 के बाद 116 में आते हैं, किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा आतिक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया। काफ़ी अच्छा पुरस्कार है। तो उस समय जो दिया गया था ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ना। तो अगर आप लेटेस्ट देखें, अगर हाल ही के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात की जाए तो वो देखिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है क्या, ये जो है वह दिया जाता है साइंस के क्षेत्र में। यानी कि जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है यह विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। भौतिकी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, यानी हर क्षेत्र में दिया जाता है।
तो अभी हम बात करेंगे 2020 का ये रिपोर्ट है, तो हम लोग को लेटेस्ट वाला ध्यान में रखना। जैसे 2021 की बात की जाए तो 2021 में जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया था, उसमें हम लोग जानेंगे जो 26 सितंबर 2021 को दिया गया, वह असम जो सीमा स्थापना था औषधि चिकित्सा विज्ञान का, उसके जिसमें हम लोग जानेंगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में किसको दिया गया, डॉक्टर जिमोन पनियोन मेक्कल को दिया गया और डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव को दिया गया। भौतिक के क्षेत्र में किसको दिया गया, तो ध्यान में रखिएगा चिकित्सा के क्षेत्र में जैसे इसमें पूछा गया है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो डॉक्टर बुरसा तीस और रितेश अग्रवाल को दिया गया था, तो वो शायद चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। लेकिन 21 वाला हम लोग देखेंगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में किसको दिया गया, जिनोम पनियम मेकल और क्या कौन थे, एक रोहित श्रीवास्तव थे। भौतिकी में कौन थे, भौतिकी में कनक साहा हैं और दूसरा ये हैं, ये एक ही हैं, मतलब सिर्फ कनक साहा। और रसायन विज्ञान में कौन है, एक कनिष्क विश्वास हैं और गोविंद राजू हैं। तो इस तरह से भौतिकी में कौन हो गया, कनिष्क विश्वास और गोविंद राजू हो गए। और गणित के क्षेत्र में भी दिया गया, जिसमें गणित के क्षेत्र में है अनीश घोष हैं और जीव विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर अमित सिंह और डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला, ये है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देवीदूत मुखोपाध्याय। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, कौन, एक रसायन वाला ध्यान में रखना है जिसमें अनुष्का जिसमें कौन थे, कनिष्क विश्वास और गोविंद राजू। और औषधि के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना है, जो हम लोगों ने पहला देखा औषधि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जो एक जिमोन थे और दूसरा कौन थे, रोहित श्रीवास्तव थे। तो ये ध्यान में रखना। और जीव विज्ञान वाला भी ध्यान में रखिए, अमित सिंह और अरुण सिंह, दो आसे अमित और आसे अरुण, ये था जीव विज्ञान। तो ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो हम लोगों ने जाना कि दिया गया था 26 सितंबर 2021 को, उसके 80वें स्थापना दिवस के। अब बात की जाए नोबेल शांति पुरस्कार 2020, देखिए ये 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार है, लेकिन अब हम लोग लेटेस्ट वाला देखेंगे 2021 में किसे दिया गया, 2021 वाला 2020 वाला तो प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो लेटेस्ट 2021 में देखा गया, वो हम लोग जानेंगे कि किन्हें दिया गया, किन किन क्षेत्र में दिया गया। तो उस समय दिया गया था जो शांति पुरस्कार हुआ ये विश्व खाद्य संगठन को दिया गया था। अब लेटेस्ट जो दिया गया है शांति स्वरूप भटनागर ये नोबेल शांति पुरस्कार, वो किन को दिया गया, वो दिया गया है एक फिलीपींस और एक रूस, दोनों पत्रकार को। जो फिलीपींस की पत्रकार थी वह मारिया रेसा थी और रूसी पत्रकार दामित्री मुरातोव। इन लोग को इस बात पर दिया गया कि स्वतंत्र क्या के पत्रकारिता की, निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए, क्योंकि इन्होंने उस तरह से भड़काऊ काम नहीं किया, भड़काऊ उस तरह से पत्रकारिता को नहीं दिखाया। तो इसके लिए स्वतंत्रता के, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए और भाईचारे और निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। हालांकि उस वक्त बहुत जहाँ पर ये पत्रकारिता कर रहे थे दो देशों के बीच काफ़ी तनाव था, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने कम करने का भी प्रयास किया। तो इसीलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष तथ्य आधारित पत्रकारिता सत्ता के दुरुपयोग और झूठ युद्ध से बचाने का काम करती है, इसके लिए इन्हें दिया गया। तो ध्यान में रखें कौन था, मारिया सेन थी और दामित्री मुरातोव। दामित्री मुरातोव रूस के थे, मारिया सेन यहाँ के थे। तो ये तो हम लोगों ने देखे कि शांति के क्षेत्र में दिया गया। अब हम लोग अन्य क्षेत्र में भी जान लेते हैं, जैसे रसायन के क्षेत्र में बेंजामिन लिस्ट और मैकमिलन को दिया गया। अब ये रसायन के क्षेत्र में बेंजामिन लिस्ट और मैकमिलन को क्यों दिया गया, तो ये जो थे अभी तक हम लोग जान रहे थे कि अणु के निर्माण के लिए मुख्यतः दो उत्प्रेरक, पहला धातु और दूसरा एंजाइम था, लेकिन उन्होंने वैज्ञानिकों ने अणु निर्माण के तीसरे नए उत्प्रेरक का विकास किया, उसके लिए दिया गया। और साहित्य के लिए भी दिया गया, वो काफ़ी चर्चित है, पूछा जा सकता है। साहित्य के क्षेत्र में जो दिया गया है वह अब्दुल रज़ाक गुनराह को दिया गया। ये ब्रिटेन में भी रह रहे हैं, तंजानिया के मूल लेखक थे, वहाँ से वो प्रवास कर ब्रिटेन में आए। तो ये जो इनको दिया गया है कि 73 वर्षीय जो गुनराह के ये पुरस्कार जो दिया गया है वह जो है अपने मूल स्थान से विस्थापित लोगों, वह उस स्थान पर जहाँ विस्थापित अपना घर बसाते हैं पर पढ़ने वाले प्रभाव की कृतियों के जरिए दर्शाने के लिए दिया गया है। यानी कि जो क्या करते हैं, विस्थापन करते हैं, एक जगह से जाकर दूसरे जगह फिर रहते हैं, फिर वहाँ पर जो प्रभाव होता है, वहाँ पर जो डेवलप वो अपने आप को करते हैं, उस परिस्थिति को उन्होंने अवगत किया है। तो इसके लिए इनको साहित्य के क्षेत्र में दिया गया कि इनको अब्दुल रज़ाक गुनराह को, काफ़ी मतलब अच्छे हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और आपको पता ही होगा वैसे व्यक्ति को मिलता ही है। नेक्स्ट अब हम लोग जानेंगे, तो हम लोग केमिस्ट्री के बारे में जाने, साहित्य के बारे में जाने। अब हम लोग भौतिकी के बारे में जानते हैं। भौतिकी में 3 को दिया गया, एक मनाबे को दिया गया, हैसलमैन को दिया गया, हम शॉर्टकट बता रहे हैं, जैसे सुकियोरोबे मनाबे हैं, तो एक मनाबे और हैसलमैन को दिया गया। और तीसरा जो थे वह जियोर्जियो पारसी को दिया गया, प्रोफेसर थे जियोर्जियो पारसी। तो मनाबे और हैसलमैन को ग्लोबल वार्मिंग के लिए दिया गया, यानी ग्लोबल वार्मिंग के पूर्वानुमान में जो परिवर्तनशील और जो प्रामाणिकता के मापन क्षेत्र थे उनमें उन्होंने किया था। और जो प्रोफेसर जियोर्जियो पारसी थे वह क्या थे, वह जो है ग्रह के चुंबकीय व्यवहार में परिवर्तन के अध्ययन के लिए दिया गया। तो मनाबे और हैसलमैन, कौन, मनाबे और हैसलमैन को आधा राशि दिया गया और बाकी आधा राशि दिया गया इनको जियोर्जियो पारसी को। उसके बाद
फिजियोलॉजी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया, वह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आविष्कार रहा है, जिसमें जो दिया गया वह डेविड जूलियस को दिया गया और एडवर्ड पटापॉटियन को दिया गया। तो आप ध्यान रखें, एडवर्ड पटापॉटियन को दिया गया और डेविड जूलियस को दिया गया। किस किस क्षेत्र में? वह चिकित्सा के क्षेत्र में, जिसमें उन्होंने क्या बात किया, इसमें इन्होंने उस गुत्थी को सुलझाया जो काफ़ी दिनों से असमंजस था, यानी लोगों के बीच ये स्पष्ट नहीं था, जिसमें इन्होंने बताया कि दाब व ताप को हमारी त्वचा ही अनुभव करती है, यानी त्वचा में स्पर्श के समझ लेने की वह खूबी कहाँ से आती है, उस रहस्यमय गुत्थी को इन्होंने सुलझाया। तो ये था हम लोगों ने जाना चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और रसायन के क्षेत्र में जो क्या मिला नोबेल पुरस्कार, उनके बारे में जाना। 118 में देखिए, किस भारतीय फिल्म अभिनेता टाइम मैगजीन 2020 के प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल थे? तो उस समय तो जो इस प्रश्न हुआ आयुष्मान खुराना थे, लेकिन 2021 और 22 के भी बारे में हम लोग जानेंगे। 2021 में अगर बात की जाए तो जो शामिल व्यक्ति थे वो कौन कौन थे, जिसमें पीएम मोदी भी थे, ममता बनर्जी थे और सीरम इंस्टीट्यूट के जो CFO हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आधार पूनावाला। हालांकि आधार पूनावाला को अभी आप देखेंगे ना तो इसमें भी शामिल किया गया है, जो ये फोर्ब्स का सूची है ना, फोर्ब्स सूची 2022 में उन्हें रखा गया सबसे ज़्यादा जॉब देने वालों में। तो उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये तो था 2021। 2022 में कौन है, मतलब जो दिया गया है वो हम लोग जानेंगे। तो इसमें एक अडानी को शामिल किया गया। तो काफ़ी इस विषय को लेकर मतलब ये काफ़ी चर्चा है, प्रश्न आ सकता है। एक अडानी को इसमें शामिल किया गया है। टाइम्स पत्रिका 2016 में जो भारतीय बिजनेसमैन है, उसके बाद और अन्य है, इसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी शामिल किया गया। तो ये था तो टाइम मैगजीन 2020 के प्रभावशाली कुछ लोगों का नाम। अब फोर्ब्स की सूची में भी जान लेते हैं। जो फोर्ब्स की सूची में है उसमें एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किनको रखा गया है, वो रखा है, आपको पता ही होगा, वो अंडर 3 के बाद ही आते हैं। 3 में वही है जो पहले बना हुआ था, वो है अंबानी। अंबानी को, रिलायंस इंडस्ट्री को, अंबानी के जो उनके हेड हैं उनको रखा गया है एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति में। और दूसरे नंबर पर वह व्यक्ति को अडानी को भी लाया है, ये एशिया में, ऐसा नहीं कि फोर्ब्स की सूची में दूसरे नंबर पर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 119 में देखिए, हाल ही में कितने भारतीय समुद्रों तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अनुशंसित किया गया। देखिए, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एक प्रकार का सर्टिफिकेट होता है। ये जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वह दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित और मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक इको लेवल का एक टैग है। तो वही है, तो वही करा समुद्र तटों को सर्टिफिकेशन का अनुशंसित किया। कितने, क्या देखिए ऑप्शन में 6 है, 8 है, 7 है। तो उस समय तो 8 ही था, तो आपको 8 वहाँ पर मारेंगे, लेकिन 2021 में 2 और बढ़ा दिया गया, तो टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये है तमिलनाडु के कोवलम और पाडुचेरी के इंडेन, 2 बढ़ा दिए गए थे। ध्यान में रखेंगे, हो सकता है प्रश्न आपसे पूछा जाए। नेक्स्ट 2120 में देखिए, 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन के द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना शुरू? देखिए, घर तक फाइबर योजना बिहार राज्य में शुरू की थी। हाई स्पीड इंटरनेट को सभी गांवों को जोड़ना और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ये क्या घर तक फाइबर योजना, हालांकि इसका 2.0 भी ला गया है। इसको जब लॉन्च किया गया तो ये 31 मार्च 2021 तक हर घर में, हर गांव में क्या करना था, योजना था कि हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जाए, ताकि गाँव भी क्या कर सके, शहरों के कंपेयर में आ सके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाँ, अगर और भी बात की जाए कि और क्या क्या लॉन्च किया गया था उस समय, तो बात की जाए, एक था, आगे हम लोग चर्चा करेंगे और भी कुछ जो हैं योजनाएं। नेक्स्ट देखिए 121 में, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीति समूह निम्न में से कौन सदस्य नहीं है? देखिए, जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, यानी उसको चतुर्भुज सुरक्षा संवाद कहते हैं। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका है पहला, और उसके बाद भारत है, जापान है और चीन है। अच्छा सॉरी, चीन नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है। तो क्वाड में कौन कौन है? ये जो क्वाड्रिलेटरल है चतुर्भुज सिक्योरिटी डायलॉग में, इसमें 4 देश हैं, भारत, USA और जापान। तो चीन नहीं है, तो इसलिए चीन रिमूव हो जाएगा। और भी जानते हैं, जैसे उस समय क्वाड के बारे में हम लोगों ने, ये चतुर्भुज सुरक्षा योजना के बारे में हम लोगों ने जाना। अब उसके बाद हम लोग थोड़ा क्वाड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये क्वाड क्या है? देखिए, 2021 में क्या किया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका के क्वाड सदस्यों को चीनी समुद्री दामों को मुकाबला करने के लिए कोविड-19 का जवाब देने का वादा करने के लिए पहली क्वाड प्लस बैठक आयोजित की गई थी। तो क्वाड प्लस बैठक, जिसमें न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम को शामिल किया गया था। तो ये था क्वाड का जो बैठक हुआ, उसमें नए देश कुछ लाएंगे। फिर ब्रिक्स है, ब्रिक्स का 13वां सम्मेलन, जो ब्रिक्स आपको पता होगा, पहले ब्रिक था, फिर साउथ अफ्रीका के शामिल होने से वो ब्रिक्स हो गया, यानी उसमें S लग गया। तो ये ऑनलाइन है, मोदी की अध्यक्षता में किया गया, यह भी ध्यान में रखेंगे। इसमें जो क्या किया गया, ब्रिक्स में जो लक्ष्य रखा गया वह क्या रखा गया, 4 चीज़ों को रखा गया, कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन, कॉर्पोरेशन और कंसेंसस, यानी निरंतरता, समेकन, सहमति और आपसी सहमति को, इस चीज़ का क्या रखा गया, थीम रखा गया। उसके बाद
नेक्स्ट हम लोग और देखते हैं, और भी इसमें बहुत सारे हैं। जैसे आप देखें ब्रिक्स का तो हम लोग चर्चा कर ही लिए, और आगे हम लोग चर्चा करेंगे, प्रश्न आ जाएगा तो। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं 122 में। 122 में आता है सितंबर 2022 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक किसने किसने भारतीय दृष्टिकोण के प्रतिनिधित्व किया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कह रहा जो ब्रिक्स का जो बैठक हुआ था उसमें कह रहा है, अभी हम लोग देखिए ब्रिक्स का हम लोग चर्चा किए थे, ब्रिक्स का जिसमें हम लोग चर्चा किए, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने देखा कि जो ब्रिक्स का जो पहले क्या था, ब्रिक था, फिर साउथ अफ्रीका के सम्मिलित होने पर वो क्या हो गया, ब्रिक्स हो गया। जिसमें हम लोगों ने जाना कि 4 विषयों को रखा गया था। ये 2021 का हम लोग चर्चा किए, जिसमें से हम लोगों ने क्या जाना कि 4 चीज़ों को थीम रखा गया था। जिसमें ये कौन था, कंटिन्यूटी था, उसके बाद कंसोलिडेशन था, उसके बाद कॉपरेशन था और कॉन्सेंसस था। ये 4 चीज़ों को थीम रखा गया था, जिसमें हम लोगों ने जाना कि जो 38वां था ये ब्रिक्स का जो सम्मेलन है ना, आप उसको कैमा सम्मेलन कहेंगे ब्रिक्स का, 13वां कहें, कहा कि 13वां जो 2021 में हुआ था और 22वां जो है यानी कि 14वां है वह चीन में प्रस्तावित किया गया था। ये था ब्रिक्स का सम्मेलन, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो उस समय जो है देखिए, उस समय है जो ब्रिक्स देखिए 2 तरह के होता है। ये जो होता है एक मंत्रियों का भी बैठक होता है और एक जो हेड होते हैं, सुप्रीम होते हैं, उनका होता है। तो ये जो मंत्रियों का, संस्कृति मंत्रियों का जो बैठक हुआ था वो हुआ था। तो संस्कृति मंत्रियों के सदस्य में संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल ये गए थे। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हुआ था, तो ये ध्यान में रखेंगे। ये कौन, इसमें जो ये संस्कृति एवं मंत्रियों का ये किए थे 2021 में। अब प्रश्न उठता है कि 2020 में कौन किए थे, तो 2020 में शायद जो किए थे वो प्रहलाद सिंह, वही थे, प्रहलाद सिंह पटेल ही थे। तो ध्यान में रखना है। यह भी हम लोगों ने जाना कि 14वां इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था, हुआ था भारत मेजबानी किया था, वो ऑनलाइन ही संपन्न हुआ था। 13वां 2021 को हुआ था और 22वां 2000 चीन में प्रस्तावित किया गया, अभी हुआ नहीं। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग आते हैं 23 में। कह रहा है जून 2020 में 36 आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित हुआ। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब देखिए एशियान के बारे में हम लोग जानेंगे। एशियान का अर्थ ही हो गया क्या हो गया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन। तो ये हो गया दक्षिण पूर्वी एशिया देश। इसमें 10 देशों का संगठन है, सिर्फ दक्षिण 10 में। अब देखिए ये जो दक्षिण, आप एशियान अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, अगर आप चीज़ों को ध्यान देंगे तो एशियान आप जैसे ही आएंगे तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, जिसमें आपको इंडोनेशिया मिल जाएगा, इंडोनेशिया के ऊपर मलेशिया मिल जाएगा, फिर मलेशिया के ऊपर सिंगापुर मिल जाएगा, फिर वियतनाम मिल जाएगा, और जैसे ही वियतनाम से ऊपर बढ़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ब्रुनई, तो आपको नीचे ही मिल जाएगा। फिर आप वियतनाम में आ जाइए, वियतनाम के बगल में ये कंबोडिया भी आपको मिल जाएगा, लाओस में मिल जाएगा, फिर इधर फिलीपींस और थाईलैंड। तो ये है मुख्यतः 10 देश हैं साउथ ईस्ट में, उसमें भारत नहीं है। तो वही कह रहा है कि वर्चुअली जो शिखर सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था 2020 में, और 2020 में जो वर्चुअली है जो वह वियतनाम की मेज़बानी में किया गया था, और 2021 की बात की जाए तो वह ब्रुनई में किया गया। तो वह भी ध्यान में रखेंगे। जो कैमा था वो 38वां था, 39वां भी ब्रुनई में किया गया। देखिए एक इसमें 2 तरह का किया जाता है, एक एशियान तो किया ही किया जाता है, और एक किया गया था जो 18वां शिखर सम्मेलन भारत एशियान के साथ किया गया था। यानी कहने का मतलब है कि जो है भारत तो इस दक्षिण पूर्व एशिया का सदस्य नहीं है, लेकिन उसका वार्ता साझेदार देश है। तो एशियान 10 वार्ता साझेदार देशों में भारत के अतिरिक्त उसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, कोरिया, ये सभी क्या साझेदार देश हैं जिसके साथ करता है बैठक। तो ये हुआ था। तो साझेदार देशों में हम लोग ध्यान में रखेंगे 26 से 28 को वही ब्रुनई में हुआ था, इसलिए हम लोग 2 चर्चा किए ना। ब्रुनई 38वां भी जो 26 अक्टूबर को हुआ, उसके बाद फिर दूसरा भी जो हुआ यानी कि साझेदार देशों के साथ, उसमें भी वह ब्रुनई में ही हुआ। नेक्स्ट देखिए 123 के बाद 124 में हम लोग आते हैं। 124 में जो करा निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान रहा। तो कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है जो ये ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में प्रथम स्थान रहा, ये देखिए 2020 का रिपोर्ट है। तो अगर आप लेटेस्ट डाटा देखेंगे ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, तो सिंगापुर ही था उस समय। अगर लेटेस्ट देखें तो लेटेस्ट अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो आप देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट देखिए 125 में, और देखिए बहुत सारा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स पूछा जा सकता है, जैसे और भी, जैसे भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का 180 देशों में से 25वां स्थान है। तो इन सभी को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या है, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स
में जो हम लोग अभी चर्चा किए हैं, जो 100, ये देखिए ग्लोबल कैपिटल इंडेक्स 2 जारी करता है, एक वर्ल्ड बैंक करता है, तो ये वर्ल्ड बैंक वाला था। प्रथम पूछा था। और भारत का स्थान जो है इसमें, जो 103 देशों में तो भारत का स्थान, 130 देशों में भारत का स्थान 103 रहा है। और जो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया था 116 में से, वह 174 रहा है। इसलिए हमने चर्चा किया कि दो के द्वारा जारी किया जाता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। यहाँ प्रथम पूछा है तो प्रथम सिंगापुर हो जाएगा। और लेटेस्ट अगर 2021 की बात करें हम लोग, 21 में और कौन कौन सा क्या क्या इस तरह के कैपिटल इंडेक्स को लाया गया, तो उसमें हम लोग देखेंगे, जैसे बहुत सारे चीज़ों को हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं एक बार। चलिए आगे हम लोग इसका चर्चा एक बार कर लेंगे। ये देखिए, हाँ देखिए, जैसे पर्यावरण क्या है, निष्पादन सूचकांक में भारत का जो स्थान रहा है वह 180 देशों में से 168 रहा है। तो एक बार देख लें। फिर ग्लोबल पीस इंडेक्स में बात की जाए तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में 122 में से 135वां स्थान रहा है, ये 2022 का है। और 100 उससे 2021 में भी क्या रहा है, मतलब कहिए कि 135वां स्थान ही रहा है। और बाकी अगर विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बात की जाए तो भारत का स्थान 142वां रहा है। और 2022 में 150 हो गया और ज़्यादा हो गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का कितना रहा है, 139वां स्थान रहा है। और हालांकि 2022 में थोड़ा और घटा है, 136वां हो गया। अब घटा नहीं कहिए, बढ़ा ही कहिए, क्योंकि रैंक में बढ़ोतरी हुई है। फिर 125 में कह रहा, हाल में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन GMGA मागा संबंधित है। देखिए मागा जो चला गया था उस समय क्या था, जो कौन थे उस समय के राष्ट्रपति जो होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप। क्या होता है उस समय राष्ट्रपति चुनाव भी होने को रहता, उन्हें क्या हो जाता, कोविड के कारण वो सैनिक अस्पताल में भर्ती रहते। तो उन्हीं के सहयोगी, उनके जो बीवी हैं और साथ में सहयोगी हैं, जो एक मागा होता है, जो मागा का अर्थ हुआ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके तहत एक कैंपेन चलाते हैं उनके राष्ट्रपति की जीत के लिए, वही वो मागा कहलाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्विचार, कोविड-19 के विरुद्ध अभियान, बाइडेन का चुनाव, तो ये बाइडेन का नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन के अभियान से था, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट 126 में देखिए, किस अरब देश ने पहले नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया था, तो यह हो जाएगा सऊदी अरब हो जाएगा। 3 चीज़ों को ध्यान में रखेगा कि पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र संयुक्त अरब अमीरात, और सऊदी अरब नहीं, सॉरी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा यह क्या किया गया है, शुरू किया गया है। लगभग 5600 मेगावाट का है, बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र नाम है उसका। नेक्स्ट 127 में आइए। 127 में कह रहा है कि अक्टूबर 2020 में से जून 2021 तक किस देशों ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संचालन मंडल का अध्यक्ष रहे। देखिए जो संचालन मंडल, गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष है, वो भारत को बनाया गया। अब प्रश्न उठता है कि आखिर मतलब क्या है ये, भारत 35 वर्षों के बाद पश्चात अंतर्राष्ट्रीय ILD का संचालन मंडल का अध्यक्षता बना है, इसलिए इम्पोर्टेंट रह गया अपने आप में। श्रम एवं रोजगार सचिव अपूर्वा चंद्रा को क्या किया गया, ILO का गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में अक्टूबर 2020 से जून 2021 के लिए नियुक्त किया गया। तो ये जो ILO होते हैं, इसमें मुख्यतः गवर्निंग बॉडी शासकीय निकाय, जिसमें 56 नाममात्र सदस्य होते हैं और 63 जो होते हैं उप सदस्य होते हैं। इसी तरह से ये बॉडी बना हुआ होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 127 के बाद हम लोग आते हैं 128 में। सितंबर 2020 में प्रारंभ किया गया ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य, देखिए मेरी सहेली का जो उद्देश्य है, ये जो मेरी सहेली लॉन्च किया गया था, वो मुख्य रूप से जो रेल में महिलाओं यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह मेरी सहेली यूप किया गया था। और भी बहुत सारा है जो हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा क्या किया गया था, हाल ही में जो इम्पोर्टेंट है, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में यूपी के बलिया जिले से शुरू किया गया था। रसोई गैस सिलेंडर को लेकर 1 फरवरी 2021 तक वित्त मंत्री ने 1 करोड़ तक पहुंचाने की भी बात कही थी। फिर सेकेंड नंबर पर यह भी जानिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2015 से यह कहाँ स्टार्ट किया गया था, यह हरियाणा के पानीपत से स्टार्ट किया गया। तो प्रश्न ये भी पूछ दिया जाता है, जिसमें बाल लिंग का अनुपात को सुधार करने की बात हुई थी। फिर सुरक्षा मातृत्व आश्वासन सम्मान योजना जो उसके बाद था, जिसमें नर्सों की निगरानी में प्रसव कराने की बात हुई थी। फिर चौथा था फ्री सिलाई मशीन योजना। फिर महिला शक्ति केंद्र योजना 2017 में, सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में थी। ये कुछ योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री के द्वारा चर्चित योजनाएं हैं जो चल रहे हैं। दिसंबर 2018 तक अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है। तो दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है, तो वह हो जाएगा 18 दिसंबर 2018, तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। इन चारों में से लगभग वहाँ का आबादी 44.6 है, 100 उतना लाख है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे
और देखिए एक ऑपरेशन जैसे यहाँ पे है ना सबसे अधिक आबादी, एक आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे वो ऑपरेशन मेगा चलाया गया था तो भारत जब क्या हो गया था यूक्रेन में, जब युद्ध स्टार्ट हो गया था, जब रूस उस पर हमला किया था, तो उस वक्त जो वहाँ से भारतीय लोगों को निकाला गया था वो ऑपरेशन गंगा के तहत निकाला गया था, क्योंकि वह भी हाल ही में घटा हुआ घटना है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है। हाल ही में संसद की नई इमारत का निर्माण की बोली किसने लगाया? ऑप्शन में है L&T लिमिटेड, टाटा प्रोडक्ट ब्रांच, तो आपको तो लग रहा होगा L&T, नहीं, L&T जरूर बोली लगाया था, लेकिन उससे कम बोली है, 865 करोड़ लगाया था, और यह जो 861 लगाया इसके के लिए टाटा प्रोडक्ट्स को दिया गया। और ये जो बनाने की तैयार करने की बात है, हाल ही में लोकसभा में इसके बारे में अपडेट भी किया गया, दिसंबर 2023 तक बनकर ये तैयार हो जाएगा। कौन? संसद की नई इमारत। नेक्स्ट देखिएगा 130 के बाद हम लोग 131 में चलते हैं। 131 में कह रहा है वर्तमान में राष्ट्रीय महिला के प्रमुख कौन है? देखिए राष्ट्रीय महिला के जो प्रमुख हैं वो कौन है? वो हैं रेखा शर्मा ही हैं। वो पहले भी थे और अभी भी वही बने हुए रेखा शर्मा ही हैं। इनकी नियुक्ति 2018 से अगस्त 21 तक थी राष्ट्रीय महिला आयोग को। राष्ट्रीय महिला आयोग श्रीमती रेखा शर्मा, वही 18। 132 में देखिए व्यवसाय करने की सरलता में 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत अपने क्रम में सुधार किया। अब देखिए ये जान लीजिए, देखिए जो व्यवसाय करने, ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या था? पहले 2014 की अगर बात की जाए तो वह 142 स्थान था, 2015 में 130 स्थान आया, 2017 में कितना स्थान आया? 77 स्थान आया। तो वही है 2020 वाला जो 100 में 77 स्थान आया। उसके बाद 2019 में काफ़ी सुधार करते हुए 63 हो गया। तो ये 2019 वाला रिपोर्ट है, तो वह 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए भारत और भी जैसे रिपोर्ट की चर्चा हम लोग अभी किए थे, जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का जो रैंक है, अगर 2021 की बात की जाए तो वह 139वां था, और 2022 की बात की जाए तो उसमें कुछ सुधार करके 136 हो गया। उसके बाद विश्व प्रेस स्वतंत्रता की बात किया 2022 में भारत का स्थान जो है वह कितना है? वह 150वां, यानी 150वां स्थान है, और घट गया। 2021 में 142 था। उसके बाद ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की बात किया 2022 में तो वह 135वां स्थान है, और 21 में भी 135वां था। तो ये कुछ हैं जो ध्यान में रखना है। जैसे पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य, अब देखिए पीएम कुसुम योजना क्या था? तो ये जो पीएम कुसुम योजना था, ये किसानों को मुफ्त में बिजली उपलब्ध कराने के लिए था। तो ये ध्यान में रखेंगे। देखिए किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता को समाप्त करने के लिए तथा पंप सेटों और सौर ऊर्जा को जोड़ने के लिए किया गया था। तो यह योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पैनल की सुविधा प्रदान करना था, तथा किसानों को डीजल पेट्रोल से चलने वाले पंपों सौर ऊर्जा पंप में बदलने का कार्य शुरू किया गया था। इसके तहत प्रावधान था कि 60% केंद्र देगा, 30% आपको बैंक देगी, वह 10% किसानों को भुगतान करना होगा। ये क्राइटेरिया था देने का, इस तरह से आपको मिलेगा, सब्सिडी भी प्रोवाइडेड था। नेक्स्ट 135 में देखिए भारत का कौन सा व्यापारिक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में से था? आपको पता होगा भारतीय स्टेट बैंक, काफ़ी शाखाएं भारत में, सबसे ज़्यादा सबसे सर्वोच्च बैंकों के रूप में भारतीय स्टेट बैंक में 55वें स्थान पर था यह मात्र। और उस समय जो विश्व के 100 शीर्ष में इसमें चीन के 18 बैंक, अमेरिका के 12 बैंक शामिल हैं, लेकिन भारत के सोचिए एक बैंक भारतीय स्टेट बैंक था। 36 में देखिए भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित है? तो जो निर्भीक योजना घोषित किया गया था वह किस क्षेत्र में किया गया था? ऑप्शन में निर्यात। देखिए निर्यात के क्षेत्र में निर्भीक किया गया था। याद करिए निर्यात के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया? एक ECGC लॉन्च किया गया था, एक कॉरपोरेशन है लॉन्च क्या किया गया, चलाया जा रहा है, जिसका ECGC का अर्थ हो गया कि एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, जो निर्यात वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए तथा उसमें समृद्धि के लिए, यानी जो निर्यात कर रहा है उसका एक बीमा कवरेज भी प्रदान कर रहा था। तो हम लोगों ने इसके बारे में जाना था, ECGC के बारे में, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। सबसे पहले इसकी शुरुआत ERCIC के रूप में 1957 में हुआ था। ERCIC का इंश्योरेंस रिस्क क्या था? एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉरपोरेशन था। फिर 1964 में उसका EC&GC कर दिया गया, फिर 1983 ईस्वी में ECGC किया गया। ये था जो हमने देखा भारत सरकार के द्वारा निर्यात संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया। लेकिन यहाँ पूछा निर्भीक घोषित, तो वह निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्भीक चलाया गया, जिसमें निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। 127 में देखिए इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था? देखिए पहला अरब देश तो बात की जाए तो वह कौन था इजराइल से समझौता करने वाला? वो मिस्र ही था। क्या था कि जो अरब देश और इजराइल के संबंध इतने ख़राब थे कि 1969 ईस्वी में मिस्र ने इजराइल से सभी समझौते पर साइन करने से मना कर दिया था। उसके बाद मिस्र उसके बाद फिर क्या होता है, उसमें समझौता के लिए रेडी हो जाता है। फिर मिस्र के बाद जॉर्डन भी 1994 ईस्वी में आ जाता है। अब जो बात चल रहा है ओमान के साथ भी शांति समझौता का बात चल रहा है, तो वही करा इजराइल के शांति समझौते करने वाला जो पहला देश है, तो वह पहला देश क्या हो जाएगा? वह मिस्री हो जाएगा।
जो हम लोगों ने अभी चर्चा किया। फिर दूसरा हम लोगों ने देखा 1994 ईस्वी में जॉर्डन भी आया, और अभी बात जो चल रही है वो ओमान के साथ भी बात चल रही है। इजराइल है कहाँ, याद करिए, मृत सागर के बगल में, जॉर्डन के जस्ट अपोजिट में जॉर्डन, इजराइल, और एक था ना ये लेबनान था, क्या था, लेबनान ऊपर है, वो मृत सागर से टच नहीं होता, जेरूसलम वहीं पे। क्योंकि प्रश्न कभी कभी पूछ दिया जाता है कि मृत सागर से लगे हुए, 68वीं बीपीएससी में पूछा था कि उससे लगे हुए क्षेत्र का नाम बताया, जिसमें एक ऐसा था लेबनान भी दिया हुआ था ऑप्शन में, उसको हटाना था। नेक्स्ट, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए समझिए, नागरिकता संशोधन कानून क्या था। जो नागरिकता संशोधन बिल था वह लोकसभा में कब लाया गया था? 10 दिसंबर 2019 को लाया गया था, और 11 दिसंबर को राज्यसभा से पारित कर दिया गया। तो वही कह कब पारित किया गया, तो कह सकते हैं 11 दिसंबर 2019 को। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि है क्या इसमें। क्या था कि 12 दिसंबर को भारत के राष्ट्रपति इसको स्वीकृति दे देते हैं। इसमें क्या था कि 2014 से पहले कौन कौन बौद्ध, जैन और सिख नहीं कहिए, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, तो बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में से आकर जो भारत में बस गए, उन्हें नागरिकता देने के प्रावधान में था। तो ये भी पूछ सकता है कि नागरिकता कानून में कौन कौन से शामिल थे। इसमें बौद्ध होगा, एक जैन होगा, उसके बाद ईसाई होगा, उसके बाद पारसी होगा। तो ये था जो आकर अगर बस गए 2014 से पहले, तो उनको देने के संबंधित में, नागरिकता देने के संबंधी में कानून था, वही कहलाया नागरिकता संशोधन कानून। तो ये हम लोगों ने जाना किस तरह से 10 दिसंबर को पास होता है लोकसभा से, 11 दिसंबर को राज्यसभा से, फिर 12 को राष्ट्रपति अपनी मंजूरी देते हैं। 139 में देखिए 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत का 13वां। आपको पता होना चाहिए भारत में कुल 13 प्रमुख बंदरगाह, 200 छोटे बंदरगाह हैं। तो महाराष्ट्र के बधावन में यह तो कहा गया, देखिए यहाँ पर तो सिर्फ राज्य पूछा है, तो वही महाराष्ट्र का बधावन में 13वें बंदरगाह की स्थापना की गई। इसमें 5% 51% हिस्सेदारी सरकार की है, यानी सरकार के अंडर में ही आ गया वो। कुल 65,544 करोड़ लगा है इसे। आपको पता होगा महाराष्ट्र में और भी हैं, जैसे नानवा सावा बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, वही मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए नानवा सावा, फिर गुजरात में कांडला है, फिर आप देखेंगे ये तूतीकोरिन है, तमिलनाडु में आपको फिर चेन्नई भी मिल जाएगा, मारमाऊ गोवा भी मिल जाएगा। तो ये सभी अन्य बंदरगाह जो हम लोगों ने 13 देखा, चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। 140 में देखिए भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल क्या है। देखिए एंटी रेडिएशन मिसाइल है क्या? ये जो मिसाइल है दुश्मनों के रडार व ट्रांसमीटर सिग्नलों को ये खराब कर देता है, वही एंटी रेडिएशन मिसाइल। ये DRDO रुद्रम है, रुद्रम के द्वारा यह लॉन्च किया गया। अब हम लोग कुछ जानते हैं भारत के द्वारा जो हाल ही में जो क्या किया गया, इस तरह के जो चलाया गया, जैसे हो गया एक क्या किया गया MPATGM। अब MPATGM क्या है? यह स्वदेशी मिसाइल है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, तो यह भी ध्यान में रखेंगे। फायर एंड फॉरगेट है, मैन फॉरगेटेबल है, तो यह स्वदेशी बना हुआ है। उसके बाद और भी जैसे बात की जाए, अग्नि 5 भी लॉन्च किया गया है, 5000 किलोमीटर की दूरी तक सतह से सतह पार करने वाला। फिर अग्नि P भी क्या गया, डिफेंस विभाग में लाया गया। इस तरह के कुछ ब्रह्मोस मिसाइल को भी समुद्र से समुद्र में पार करने के लिए C2C संस्करण में प्रशिक्षण किया गया, हालांकि अभी उतारा नहीं गया है। तो ये कुछ ऐसे मिसाइल हैं जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये था, हम लोगों ने जाना कि किस तरह से कुछ प्रश्न हैं जिसका हम लोगों ने विश्लेषण के साथ हम लोगों ने अध्ययन किया, जो पूछे जा सकते हैं और जो पूछा हुआ है, उन दोनों पे हम लोगों ने चर्चा किया। तो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।